कहानी का नाम इंसान। कहानीकार रांगेय राघव जी। आखिर हम इंसान हैं। अगर अधजला दिल किसी के अरमान की वह भीषण चट्टान है जिसे चिता की भयानक लपटें भी नहीं जला सकती, तो मनुष्य का जीवन भी ऐसी ही एक अगम पहाड़ी है जिसे कोई भी बिजली कितने भी वेग से गिरकर चकनाचूर नहीं कर सकती। वास्तव में हम सत्य के पीछे एक कार्यकारिणी की शक्ति से प्रेरित निर्ममता हैं। कितना भी उदास हो यह यौवन, किंतु क्या उसके एक क्षण के भूलेपन में योगों का असंतोष स्वयं तृप्ति बनकर नहीं छा जाता? बात यह है कि जिस दिन दिलीप सतीश के घर से चला, उसका दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा हुआ था। दिलीप भी अजीब है। उसके विचारों का भले ही सबसे सामंजस्य हो जाए, भले ही वह हंस खेल ले, उसे मालूम होगा कि वह पानी पर तैरता एक बुलबुला मात्र है, किंतु उसका मन न जाने क्यों स्नेह के बंधनों से बहुत दूर रहना चाहता है। विदाई के समय किसी की आंखों में अपने लिए कोई विशेष नमी नहीं देखी। शायद मनुष्य को इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। कितना अच्छा होता है वह सुपना जो आंखों में आकर लय हो जाता है, और वह याद जो कसका करती है, दुख दिया करती है। तो रखा उसने अपना अमेरिकन बैग कंधे पर और चल दिया स्टेशन की तरफ। राह में देखने को क्या कुछ भी नहीं था, लेकिन मजाल है जो उसने कुछ देखा हो उसे कुछ याद हो। उसकी धारा ही इतनी गहरी थी कि सांस लेने के लिए जब सिर उठाता था तो मन भीतर ही भीतर छटपटाने लगता था। स्टेशन सुनसान था। दिलीप ने इधर उधर देखा। गाड़ी आने का कोई लक्षण नहीं। एक और मुसाफिरों की भीड़ बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठी ऊँघ रही थी। एक बाबू को आते देखकर दिलीप ने अंग्रेजी में पूछा, मेल आने में कितनी देर है? बाबू रुका नहीं, चलते चलते कहा, 4 घंटे लेट है। दिलीप ने मन ही मन कुछ अपमान का अनुभव किया। यह क्या बदतमीजी है? हम पूछ रहे हैं और कमबख्त ढंग से जवाब तक नहीं देता। फिर देखा, एक अंग्रेज औरत ने आवाज दी, बाबू। बाबू ठिठक गया। मेम की जीभ कुछ भीतर ही भीतर लड़खड़ाई और शब्द निकले, मेल का कितना बजे अराइवल है? बाबू ने नम्रता से प्रश्न हिंदी में होते हुए भी अंग्रेजी में उत्तर दिया, जैसे आप क्यों हिंदी बोलने की तकलीफ करती हैं, मैं खुद अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। मैडम, गाड़ी 2:30 बजे आती है, लेकिन क्योंकि आज 4 घंटे लेट है, लिहाजा 6:30 बजे आएगी। मेम ने बाबू को ऐसे घूर कर देखा जैसे यह सब बाबू की गलती थी, और बाबू सशंक नयनों से देखकर एक दफ्तर में घुस गया। दिलीप को हंसी सी आई। बेचारा, जिसे रेल के एक पुर्जे से अधिक समझना शायद भूल होगी, क्योंकि वह और कुछ नहीं। कुछ देर खड़े रहकर ऊब जाने पर दिलीप प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अनेक अनेक प्रांतों, रियासतों अथवा छोटे छोटे देशों की मानवता के ये प्रतीक, इनके चेहरे पर उत्साह क्यों नहीं? क्यों है यह निराकार अचेतना जो घुन बन सब कुछ काट रही है? सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम में मग्न, प्रत्येक एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहा है। इतने में एक ठहाके की आवाज। वह फौजी है, वर्दी पहने। लोग उनसे बचकर निकलते हैं। औरतें घृणा से आंखें छिपाकर देखती हैं, डरती हुई सी, जैसे भेड़ियों को देखकर बकरी सहम जाती हो। वे लोग भद्दी गालियां बकते हैं। दिलीप को लग रहा है काश यह भी इंसान होते, किंतु इन सबको अपनी इंसानियत से मोह है।
मोह ही उनकी जय का एकमात्र प्रतीक है और यह जय पूंजीवादी समाज की देन होने के कारण केवल व्यक्तिगत सुख है जिसमें हर रोटी का टुकड़ा खून से भीगा हुआ है। एक बुढ़िया, उसके साथ एक औरत जिसकी उम्र जवानी की है, जिसका तन अधेड़ सा है, जिसकी आंखों में एक नीलापन है, जिसके सर्द गाल धीरे धीरे खाकी होते जा रहे हैं। दोनों एक बक्स पर बैठी हैं। बुढ़िया बटुए में से 2 उंगलियां डालकर तंबाकू निकालकर पान भरे मुंह में डाल रही है। उनके साथ 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वह कम उम्र औरत उनकी मां है। कभी कभी देखने में नौकरानी सी लगती है। और दिलीप टहलता रहा। एक व्यक्ति ने कहा, बाबू, पहली गाड़ी कौन छूटेगी? कहां को? आगरा। पैसेंजर लेट है, आने वाला है, पकड़ लेना बक्स। एक कुली ने दूसरे कुली का सामान उतारते हुए जवाब दिया। दिलीप तेजी से टिकट घर की तरफ चला। आगे जाकर पैर ठिठक गए। उस घमासान को देखकर शायद राणा सांगा भी उसमें निहत्था घुसने से इनकार कर देता। भयंकर शोर हो रहा था। यह भी इंसान की जिंदगी की दौड़ थी जो गरीबी से बेतहाशा दौड़े हुए कुत्ते की तरह जीभ निकालकर हाँफ रही थी। बाहर सीटी बज रही थी। दिलीप ने एकदम हाथ बढ़ाकर कहा, आगरा कैंट, 2nd क्लास। अंदर से बाबू ने कहने वाले की ओर देखा और मुस्कुराकर पीछे वाले बाबू से कहा, अमा, तुम रेलवे की क्लर्की कर रहे हो? लड़ाई की नौकरी की होती। दोनों जोर से हंस पड़े। मन खट्टा हो गया दिलीप का। गोया वह कोशिश करके भी रईस नहीं कहला सकता। दरवाजे से निकलते ही देखा एक भयानक रेला रेल पर टूट पड़ रहा था, जैसे एक जयकारे के साथ अब भारत माता की बेड़ियां टूटने ही वाली हों। दिलीप ने आओ देखा न ताओ लपक कर डंडा पकड़ा और 2nd क्लास में घुस गया। सामने खड़े गोरे सिपाही ने घूर कर देखा और दिलीप की आंखों में एक तेजी आ गई। दोनों ऐसे खड़े रहे जैसे जन्म जन्म के बैरी कुत्ते बिल्ली में मुठभेड़ हुई। जब दिलीप की नजर ने चैन लिया, डिब्बा भर चुका था। दोनों बच्चे खेल रहे थे। एक कोने में सामान, सामान पर सामान, सिर्फ सामान। औरतें खुद सामान जिन्हें मर्द रख रहे थे, मर्द स्वयं सामान जिन्हें अभी अभी कुली ने चढ़ाया था। दोनों गोरे उतरकर चाय पीने चले गए। दिलीप को विस्मय हुआ। एक बर्थ पर 4 औरतें, दूसरी बिल्कुल खाली, तीसरी पर 7 आदमी, जैसे एक ही डाल पर बंदरों के अनेक बच्चे। दिलीप ने कहा, उधर क्यों जगह छोड़ दी आप लोगों ने? बड़ी मूंछों के एक ठाकुर साहब ने समझदारी दिखाते हुए कहा, 2 गोरे बैठे हैं ना साहब, क्यों ततैये को छेड़ा जाए और क्यों वह डंक मारे। बगल में बैठे लाला जी ने हंसकर व्यंग्य से कहा, आप ही न बैठ जाइए। दिलीप के हृदय में भीतर ही भीतर जैसे किसी ने सुई चुभो दी। लाला जी का सूट बूट में लैस साथी हंसा। दिलीप को लगा जैसे जहर का काढ़ा पानी में उबल रहा हो। सारा हिंदुस्तान सिमटकर एक कोने में बैठा है, क्योंकि हुक्मरान के बैठने का मतलब है उनका पैर फैलाकर आराम करना। दिलीप ने देखा बंगाली बाबू ऊंघ रहा था। जिस समय दोनों गोरे डिब्बे में घुसे, उनकी नीली आंखों पर डिब्बे का सन्नाटा छा गया। दिलीप गोरे की आधी सीट पर चैन से बैठा था। गाड़ी चल दी। गोरों ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप बैठ गए। बच्चे ऊधम करने लगे थे। बुढ़िया दादी कभी कभी हंसकर उन्हें डांट देती थी। लड़के ने कहा,
दादी, तुम तो कभी साइकिल पर चढ़ती ही नहीं। डिब्बे में सब लोग हंस दिए। ऊँघते हुए बंगाली बाबू ने भी एक बार मुड़कर देखा, किंतु दोनों गोरे पत्थरों की तरह बैठे थे। बच्चों की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। वे प्यारे प्यारे बच्चे, दूध से धुले हुए। लड़की ने लड़के से एक घूंघट काढ़े बैठी लड़की की तरफ दिखाकर कहा, देख बन्नू, पर्दा। लड़के ने देखा, कहा, हट घूंघट। लड़की खिलखिलाकर हंसी। एकदम मां से कहा, अम्मा, मुंह क्यों ढक लिया है ऐसे? सब नीक। मां ने धीरे से फटकार कर कहा, चुप रह। किंतु लड़की ने फिर कहा, दादी, कैसा मुंह ढक लिया है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, तेरा जब ब्याह होगा तब तेरे भी ऐसे ही घूंघट डालेंगे हम। दत्त, लड़की ने शर्मा कर कहा और सब धीरे मुस्कुरा दिए। लड़के ने कहा, मां, सीटी बज रही है। सीटी कहते हैं? मां ने रोक कर कहा, तो विसिल। तो सीटी नहीं कहते? नहीं। लड़का कुछ सोचने लगा। डिब्बे में किसी के हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज गूंज गई। पैसेंजर की उस मौत की सी धीमी चाल में वह गूंज ऐसे छा गई जैसे मरे हुए आदमी की लाश पर धीरे धीरे बहुत दूर से गिद्ध उतरने लगता है। गोरे ने अपने साथी से कुछ कहा। एक कर्कश आवाज। दिलीप समझा, शायद और कोई नहीं। बंगाली बाबू ने झुककर कहा, कहां जा रहे हैं आप? उनका स्वर बहुत धीमा था। अपनी सीमा में वह बादशाह थे। जोर से बोलना शायद उनके लिए असंभव था। गोरे ने सुना, फिर संक्षिप्त उत्तर दिया, दिल्ली। जैसे अब कुछ मत पूछना, इस बार उत्तर दे दिया है, इसे ही अपने ऊपर एहसान समझ लो। मन उचट गया। दिलीप ने बाहर देखा। गोरे खामोश बैठे थे। विलायत में लेबर सरकार है और यह हमारे जैसे अब भी शासक हैं। दिलीप के मन पर जैसे छिपकली रेंग रही थी। गोरे बैठे रहे, फिर उन्होंने सिगरेट जला ली और खामोशी से पीने लगे। बाहर खेत भाग रहे हैं, उनके पीछे गांव हैं, वे कभी नहीं भागते। उनके निवासी भी स्थिर हैं, जमीन और आसमान भी। सब लोग ऊँघने लगे। दिलीप उठा, अपने बैग में से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। गोरे ने बैठे ही बैठे पढ़ा, पुश्किन, और उसने घूर कर दिलीप की ओर देखा। दिलीप ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस हिंदुस्तानी के हाथ में यह किताब, रूस के महान क्रांतिकारी कवि का अंगार स्वर। जार के साम्राज्य ने इस पर अपना पूरा वार किया था और एक दिन मजदूरों ने उस साम्राज्य की जड़ों को खोद करके फेंक दिया। गिद्ध बैठे हैं, लेकिन पंजा नहीं गड़ा सकते, क्योंकि अब तो लाश भी जिंदा है। क्योंकि उसमें पानी की जगह खून है, उसका गुस्सा भी ठंडा होकर तेजाब की तरह दीवाना हो चुका है। आजादी का एक गीत। दिलीप पढ़ रहा है, गोरे देख रहे हैं अपने वैभव के सामने सिर उठाते गुलाल की स्पर्धा, जिसके लिए उन्होंने कोड़ों की मालाओं का इनाम दिया था। आज वह अपने जख्मों को गिना गिना कर वार करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। एक खंखारने की आवाज। बड़े मियां उठकर पाखाने की तरफ चले। गोरों ने उनके लिए पैर भी नहीं हटाए। बड़े मियां ने कहा, साहब, जरा पैर हटाने की इनायत फरमाएं। गोरा भुनभुना रहा है, साथ ही हंस रहा है, जैसे और बैठोगे इन लोगों में। मलका विक्टोरिया की सी हंसी। ठाकुर साहब ने एकाएक टोक कर कहा, ए मियां,
इसमें खाने का सामान है। मौलाना का बड़ा हाथ रुक गया। पलटकर बोले, तो आपने अपनी रेल समझी है? कहां से जाएं? उठाइए इसे। लड़की ने घूंघट उठाकर देखा। दिलीप को हंसी आ गई। गोरा आराम से आधी बर्थ पर लेटा है। दिलीप टांग फैलाए है और सामने की सीट पर बैठे खचाखच लोग इस रेल को अपनी और अपने बाप की जायदाद कहकर लड़ रहे हैं। मन में आया ठाकुर और मियां को उठाकर कसकर दो दो चांटे मारे, किंतु यह नहीं हो सकता। इस फूट को रोकने को जो होगा वह कानून के खिलाफ होगा, जैसा मजदूर को पेट भर खाने के लिए हड़ताल करना, हिंदुस्तानियों को आजादी का मखौल करना। ठाकुर साहब ने उठकर चादर में बंधी बड़ी थाली को उठा लिया। मियां साहब पाखाने में घुस गए। जब वह लौट आए, ठाकुर साहब ने थाली को वहां रख दिया और अपनी जगह आकर बैठ गए। पढ़ते पढ़ते थक कर दिलीप ने किताब बंद कर दी। एक गोरा ऊँघ रहा है। दूसरे की मुद्रा से लग रहा है कि वह दिलीप से कुछ पूछना चाहता है, किंतु दिलीप का मुंह कठोर है, जैसे स्वयं उसका, जिस पर गर्व है, घृणा है, तिरस्कार है, जैसे वह एक बड़ी हड्डी को काटकर कांच की आंखें गढ़कर बनाया गया हो। गोरा उठा। उसका बक्स सबसे नीचे दबा पड़ा था। गोरे ने बाएं हाथ से खाने के थाल को उठाकर फर्श पर रख दिया। दाएं हाथ से बक्स सरकाकर अपना बक्स मुक्त कर दिया। कुछ सामान निकालकर यूरोपियन पाखाने में हाथ मुंह धोने चला गया। दिलीप ने मुस्कुराकर कहा, ठाकुर साहब, यह क्या कोई विलायत का ठाकुर है? मौलाना ठठाकर हंसे। कोई उत्तर नहीं। दूसरे गोरे की नींद टूट गई और ठाकुर साहब ऐसे बैठे थे जैसे अब कुछ और कहते ही दांत किचकिचाकर टूट पड़ेंगे। सांझ की धुंध आकाश में उतरकर खिड़कियों की राह रेल में हवा के फर्राटे पर इधर से आकर उधर निकल जाती थी। बाहर आकाश में कंधों पर खूनी रंग का कपड़ा झलक रहा था, जैसे बहुत दूर एक लाल झंडा है जो दुनिया की छोर पर खड़ा होकर आकाश और पृथ्वी दोनों को चुनौती दे रहा है। दिलीप मुस्कुराया। उस सन्नाटे में जिंदगी पनाह मांग रही है, जैसे आसमान नहीं, हमें सिर पर एक साया चाहिए, चाहे आसमान में खुद खुदा ही क्यों ना हो। गाड़ी रुक गई। दिलीप स्टेशन पर उतरकर घूमने लगा। तीसरे दर्जे में भयानक भीड़ थी ही एक दूसरी भीड़ ठेलम ठेल कर रही थी। दिलीप देखता रहा। काश दिलीप की जगह मौत के घाट उतारी गई मेरी एंटोनेट होती, जो सोचती जैसे वेस्टिल के दरवाजे पर प्रजा लहरों की तरह टकरा रही हो, मगर सम्राट की कृपा है कि उन्हें रहम की सजा दी गई है कि भटको। लेकिन दिलीप को लगा जैसे कुत्ते पकड़ने की गाड़ी देखकर कुत्ते गिरफ्तार होने स्वयं टूट रहे हों और अंदर वाले दम तोड़कर उन पर भूख रहे हों कि मरने का अधिकार हम ही को है, हम ही को है। पतले दुबले एक बूढ़े मुसलमान ने तड़क कर कहा, आया हिंदू मुसलमान का बच्चा, और वह बगल के डिब्बे में दो दो एक एक पर बैठे हैं, तेरे बाप हैं? उन पर जाकर कानून चलाए तो देखें। फिर जोर से कहा, आने दे बे उन्हें, बेचारे। दरवाजा नहीं खुला। उसका खुलना असंभव था, क्योंकि उसके पीछे सामान, जो इंसान की बपौती का एक सांप सा है, जिस पर कोई हाथ रखे तो इंसान भी सांप की तरह जहर उगलता है। लोग खिड़कियों में से भीतर कूदने लगे, जैसे दोज़ख में घुसने को कोई राह चाहिए। दिलीप अपने डिब्बे में लौट आया। तीसरे दर्जे के डंडे पकड़े कुछ लोग लटक गए थे। मौलाना कह रहे थे, अबे दूसरा दर्जा है, रुक जाएगी, 8 गुने दाम देने की हैसियत है तेरी, यह गद्दे। अब गाड़ी आगरा छावनी पर रुक गई। बंगाली बाबू ने उसी धीमे लहजे से पूछा,
गाड़ी कितनी देर ठहरेगी? पीछे खड़े हुए ठाकुर साहब ने पूछा। 1 घंटा, एक मरियल जवान ने पतली आवाज में कहा। जी हां। शायद प्लेटफॉर्म पर चलते चलते किसी ने मुड़कर देखा कि जिसकी आवाज इतनी सुरीली है वह न जाने कैसा होगा, और शायद यह सोचते हुए बढ़ गया कि रेडियो कितनी नायाब चीज है। ठाकुर साहब ने ताना मारते हुए कहा, भला से आपकी। वे उतरने का इंतजाम कर रहे थे। घूंघट लपेटकर अपनी उंगलियों की बी में से देखती, कभी इससे टकराती कभी उससे, लड़की भी खड़ी हो गई। दिलीप को लगा वह एक हाथी का बच्चा था जिसे पहली बार सिकंदर से लड़ने भेज दिया गया था। लल्लू ने उठकर अंगड़ाई ली जैसे बिस्तर छोड़ रहा हो। देखते देखते सारा डिब्बा खाली होने लगा। गोरे उतर गए। एक तरफ सिर्फ 2 औरतें बच रहीं। बुढ़िया ने दिलीप से कहा, बेटा तुम कहां जाओगे? जी मैं बस अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अधेड़ औरत ने न जाने किससे सवाल किया। तब फिर कहां जाएंगी आप? दिल्ली जाएंगे बेटा। अब तो इस गाड़ी में इन गोरों के सिवा कोई बचा ही नहीं। कहां गए हैं जाने। सरे सांझ तो इनके शराब पीने की बेला है। औरत के चेहरे पर एक सहमी हुई छाया थी, जैसे अब। दिलीप ने समझा, कुछ कहा नहीं। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। औरतें चुप हो गईं। बाहर अपने अपने डिब्बों से निकलकर गोरे सिपाही चाय पी रहे थे। उन्हें फौजी होने के कारण चाय मुफ्त मिल गई थी और वह हंस रहे थे क्योंकि कुछ छोटे छोटे लड़के हाथ में बुरुश लिए उनके जूतों को मल मल कर कह रहे थे, साहब बख्शीश, साहब बख्शीश। कैसा अजब मजाक था। यह तो अंग्रेजों ने तब भी न किया होगा जब वे रोमनों के गुलाम थे, क्योंकि तब वह जंगली न थे। एक गोरे ने छोटे से लड़के को उठा लिया और हवा में 2-4 बार घुमा दिया। गोरों को आदत पड़ गई है। हर शहर में उन्होंने यही देखा है। यहां हिंदुस्तानी काम करके भी अपने को वेतन का, मजदूरी का हकदार नहीं समझता। जो मांगता है वही साहब बख्शीश, साहब बख्शीश। और वे गिलबिले लड़के जिन्हें देखकर यही लगता है कि इनके देश में सदा ही अकाल होगा। यह एक पेट है। इंसान सिर्फ पेट है। पेट की लाश पर अरस्तू है। अरस्तू की लाश पर लोग कहते हैं खुदा है, पर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दिलीप का हृदय विशुद्ध है। स्वयं गोरों का हृदय मनुष्य के इस अपमान से शुद्ध है। यही है क्या उनकी सल्तनत की शान? क्या यूरोप के लोगों ने हिटलरी शहतीरों के नीचे दबकर यही नहीं किया? और वे लड़के से दिलीप की उम्र के गोरे, वह क्या देख रहे हैं? उनकी आंखों में आज राष्ट्र का नाम लेकर धर्म अपनी दुहाई क्यों नहीं देता? क्यों वे सफेद रंग के अभिमानी आज नफरत से उन लड़कों में ठोकर मार देते हैं जैसे उनके बाप दादों ने उसे ईश्वर दत्त अधिकार समझकर आज तक किया है? वे अपने पैरों को हंसकर हटा लेते हैं। आज रईस को यह सोचकर झेंप लग रही है कि ऐश का नाम देकर उसने अपने वैभव को दिखाने के लिए जिस औरत से खेल किया है वह सिर्फ एक वेश्या है। एक लड़के ने कहा, बाबू कुछ तो दे दो, 2 दिन का भूखा हूं। दिलीप ने चौंक कर देखा। वही लड़का जो अभी गोरे के हाथों पर था, सामने दयनीय सूरत बनाकर खड़ा था, और यह भी इंसान का बच्चा है जो परदेशी को हंसा रिझाकर उससे बख्शीश मांगता था पेट के लिए, और अपने देश वाले के सामने रोकर भीख मांगता है अपने देश के नाम पर, पैसे वाले को उसके पैसों की अभिशप्त गुलामी की याद दिलाकर पेट के लिए। कहां है ईमान? कहां है कोई भी आदर्श?
मन में आता है उससे पूछे, पर देसियों से भीख मांगकर क्यों देश के नाम पर थुकवाता है। मन में आया दिलीप 5 रुपए का नोट उठाकर फेंक दे, जा मत मांग। ऐसे गोरे देखें और समझें कि भारत में कितना विक्षोभ है, मगर गरीबी नहीं मिटेगी उससे। लड़का भिखारी ही रहेगा और यह विक्षोभ केवल उनका रहेगा जिनके पास 5 रुपए होंगे। एक अन्नी दे दी और दिलीप ने देखा लड़का फिर उन्हीं गोरों के पास खड़ा था। चींटी वहीं जाएगी जहां गुड़ है, पानी वहीं गिरेगा जहां गड्ढा है, आंखें वहीं अटकेंगी जहां एक सुंदर मुख होगा। भीख के 1000 मुंह हैं, उनमें हजारों जहर के टुकड़े हैं जो मनुष्य की सत्ता का एकमात्र संबल, उसका सम्मान डसकर मूर्छित कर देते हैं। दिलीप की खुली आंख को देखकर वह मुंह फेरकर खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई मतलब नहीं। वह क्या कोई भीख मांग रहा है? 2 दिन का भूखा बच्चा है, झूठ ही सही, मगर जिसकी जिंदगी की हवस ही भूखी है, वह क्या भीख मांगकर पाप करता है? रुपए वाले पाप करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, दया की भीख मांगते हैं, मगर वह इंसान से भीख मांगता है पेट के लिए। पेट भरना तो कोई पाप नहीं, फिर यह कैसा बहाना? कौन सा आत्मसम्मान इस लड़के में बाकी है जो अब भी मुंह फेरने का साहस इसमें शेष है? इतना बड़ा झूठ बोलकर भी आज इस तनिक से झूठ पर इतनी हिचकिचाहट, क्योंकि दिलीप देख रहा है। व्याकुल होकर दिलीप ने आंखें फेर लीं। मैं जब तुझे रोटी नहीं दे सकता तो क्या तुझे किसी भी तरह खाते हुए भी नहीं देख सकता? काश तेरा बाप एक पढ़ा लिखा धनी होता और फिर देखता कि तू दर दर लोगों के जूते साफ करके अपने पेट की आग नहीं बुझा रहा है दीवाने, क्योंकि उसे भी सिखाया जाता कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में मिलता है। यह भी तेरे पिछले जन्मों का पुण्य ही होगा और तू भी पशु की तरह फिर एक गुलाम होकर मर जाता। इसी समय उसका ध्यान टूटा। एक अधेड़ उम्र की लंबी मेम ने आकर खिड़की पर बैठी बुढ़िया से कहा, आप दिल्ली जाएगा? जगह है? मेम ने नम्रता से पूछा। आइए आइए, और फिर अपने साथ की जवान औरत की तरफ देखा, जैसे चलो अंग्रेज है तो क्या, है तो औरत। उस सांत्वना के आनंद में मेम की बच्ची उछलकर भीतर घुस आई। मेम ने भी भीतर प्रवेश किया। बैरा ने सामान रख दिया और बगल के नौकरों के डिब्बे में चला गया। मेम ने अपनी सिगरेट जला ली। बुढ़िया उसी की ओर दांत खिलाए बैठी रही। अधेड़ औरत बाहर देखने लगी। कुछ देर डिब्बे में सन्नाटा रहा। तीनों बच्चे इस समय आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों हिंदू बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, मेम की बच्ची हिंदी नहीं जानती। अभी उन्हें मां की बोली के अतिरिक्त और कोई बोली जानने की जरूरत भी क्या है? कहां हैं उनके लिए देश? इस समय तो वे सारे संसार में एक हैं। कैसी भी संस्कृति हो, वे एक दूसरे के खेलों से घृणा नहीं कर सकते। बच्चों ने शोर मचाया, दादी दालमोठ पूरी। दादी ने कहा, अरे रात हो चली, खा लो फिर सो जाना। बच्चे पूरी और मिठाई खाने लगे। उन्होंने मेम की बच्ची से पूछा भी नहीं। मेम की बच्ची थोड़ी देर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही, फिर जैसे रहा नहीं गया, कहा, मम्मी। मेम ने मुड़कर देखा, पूछा, क्या है? अंग्रेजी ही में बच्ची ने उत्तर दिया, भूख लगी है। मेम ने स्नेह से देखा, फिर मुस्कुरा दी। और दिलीप ने देखा मेम की वह खूबसूरत बच्ची अखबार के टुकड़ों में से निकालकर डबल रोटी के मक्खन लगे टुकड़े खाने लगी। दिलीप का मन हर्ष से कांप रहा है। यहां भूख का मतलब रोटी है, भीख नहीं।
यहाँ घृणा साम्राज्य में वह मेम एक विजयिनी के रूप में बैठी है, जिसने अपने अहंकार के दानों को गला घोंटकर मार डाला है। यहाँ बच्चे न गुलाम हैं न शासक। मेम की यह बच्ची शहजादी एलिजाबेथ न सही, किंतु क्या इंसानियत की पहली मंजिल तय नहीं कर गई? कब आएगा वह दिन जब आदमी गुलामी के कौर निगल कर उगलने का कठोर प्रयास छोड़ देगा? दोनों गोरे लौट आए। बच्ची ने एक की ओर मुस्कुराकर देखा। गोरे के मुंह पर हंसी नाच गई। वह प्रयत्न करके नम्र होना चाहता है, किंतु मेम ने उसे एक नीरस शुष्क उत्तर दिया। वह उसकी ओर कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहती, और गोरा फिर भी नम्र है। स्त्री की यह अहमन्यता अब उसे स्वीकार है। क्षण भर पहले उसे यह असंभव था, क्योंकि शायद तब यहां सिर्फ गाय, भैंस और बकरियों का जमघट था। उन दो बच्चों की सरलता पर जो व्यक्ति स्याही की दवात बना बंद सा बैठा था, इस बच्ची की एक मुस्कान पर बह जाना चाहता है। कठोर, जो घर से दूर है, जिसका जीवन फौज की एक बंदूक मात्र है, और वह इंसानियत और हैवानियत के गचके खा रहा है, जिसके दंभों की बैलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, सरक रही है। दिलीप का हृदय ऊब रहा है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं, किलकारियां भर रहे हैं। साहब की बच्ची के साथ जैसे वे दोनों बराबर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि आज दोनों के कोई स्वार्थ नहीं। सुना, प्लेटफॉर्म पर सेठ अपने साथी से कह रहा है, देखिए तो क्या जमाना है। आज मजदूरों में मिठाई बंटवाई कि चलो इनका भला हो, मगर वे समझे वह कोई हमारी बिल्कुल नई चाल है। एक झटका लगा। गाड़ी फिर चल पड़ी, और ऐसे ही यह रुकती गिरती चलती ही चली जाएगी। लेकिन दिलीप के दिल में ख्याल आता है कि वह मिठाई मिठाई नहीं है। वह इंसान के रोटी मांगने पर उसे आसमान की ओर दिखाकर उसके ईमान के सांप जिंदा करना है, उसकी इंसानियत की नींवें खोदकर उनमें लुटी हुई अस्मत की हड्डियां बिखेरना है, कि फिर जो मीनार खड़ी हो वह कभी न गिरे, नहीं ही गिरे। किंतु बच्चे खेल रहे हैं, और वे हंस हंस कर ही उसे गिरा देना चाहते हैं, उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। कहानी का नाम इंसान। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।